गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण में समास प्रकरण पर चर्चा करूंगा। बताऊंगा कि समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि आपको समय से जो भी हमारे वीडियो हैं वो प्राप्त होते रहें। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे समास क्या है। तो बच्चों, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। वैसे तो बच्चों संस्कृत में 3 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस प्लस घई। लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाए कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस, जिसमें सम उपसर्ग है और दूसरा शब्द जो है आस। आस माने होता है बैठना। यानी कि जब कोई 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास आ जाते हैं या उनको पास पास कर दिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आया? यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिला दिए जाते हैं या पास पास आ जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। संक्षेप में आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या मैंने बच्चों बताया कि 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में है, संक्षेप में आप इतना याद रख सकते हैं। यानी कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पद या शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उनको समास कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 2 पद लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि राम राम और श्याम। राम और श्याम 2 ये शब्द हैं, तो इनको जब मिला दिया जाएगा तो इसका समस्त पद बनेगा राम श्याम। तो राम श्याम ये समस्त पद है और इसका समास विग्रह राम और श्याम होगा। ये बच्चों मैंने आप लोगों को द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरीके से अगर अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे मैंने कहा प्रतिदिन। क्या कहा मैंने? प्रतिदिन, ये समस्त पद है। इसमें 2 पदों से मिलकर ये प्रतिदिन बना है, यानी कि प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रत्येक दिन को संक्षेप में संक्षिप्तीकरणम समासम, संक्षिप्तीकरणम समासम, ये संस्कृत में कहा जाता है। ये संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आया कि समास 2 शब्दों का मेल होता है। समास में 2 शब्दों का मेल होता है। तो बच्चों समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया? एक बार बताइए मुझे, समास किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, क्या होता है? 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि संक्षेप करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों चर्चा करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समास की परिभाषा को जाना कि समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा होती है, इसको हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वह उनसे मैं कहूँगा अपना एक रजिस्टर लेकर रखें पास में, और पेन पास में होना चाहिए जो भी मैं चीज़ें बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्रिंटेड नहीं मिलेंगी, टाइप नहीं मिलेंगी, स्क्रीन पर आप नहीं देख सकते हो। जो मैं बताऊं इसके अलावा उसको आप नोट कर लें। तो तीसरा जो होता है द्विगु समास होता है, चौथा द्वंद्व समास होता है, और 5वां तत्पुरुष समास, और छठा बहुब्रीहि समास।
तो बच्चों ये आपके 6 समास होते हैं। तो इन 6 समासों को एक बार और फिर से जो है आप दोहराइए। पहला बिल्कुल सही अव्ययीभाव समास। दूसरा बताइए कर्मधारय समास, बिल्कुल। तीसरा बिल्कुल सही द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट। पांचवा तत्पुरुष समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो चलिए बच्चों बारी बारी से इन सभी को जानते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो अव्यय, यानी कि जिस समास में, वह समास जिसमें पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो। या बच्चों आप लोगों ने समास पढ़ने से पहले आपको उपसर्ग बताया गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किन्हीं शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें जो है उपसर्ग, पहला जो पद होता है वो उपसर्ग होता है, अव्यय होता है। इसको पहचानने का तरीका यही है, आपको पहले पद में यदि उपसर्ग दिख जाए, पहले पद में क्या दिख जाए बच्चों? उपसर्ग दिख जाए। जैसे उप है, अनु है, ठीक है, अप है, आ है, तो ये उपसर्ग हैं। हिंदी में उपसर्ग आपको पता है कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक। हिंदी में संस्कृत के 19 उपसर्ग लिए गए हैं, हिंदी के 11 उपसर्ग होते हैं और उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। तो उन सबको समाहित इसमें हिंदी में किया गया है। आप उपसर्ग पढ़े हैं तो इसमें आपको जानना है कि जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। तो बच्चों समझ में आया मैंने क्या बताया? जिस समास में पहला पद क्या हो? अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, ठीक। वह समास जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी कि जो इसका पहला पद होगा, पहले पद को पूर्व पद भी कहा जाता है और दूसरे पद को क्या कहा जाता है बच्चों? उत्तर पद कहा जाता है। दूसरे पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद। यानी कि जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, ऐसे समास को क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दे सकते हो आप, प्रतिदिन, प्रति, इसमें प्रति जो आप देख रहे हो ये उपसर्ग है। दूसरे वाले में बड़ा आ जो देख रहे हो आ, ये उपसर्ग है। यानी कि आपको पहले ही पद को देखना है कि उपसर्ग यदि आपको दिख जाए, लगे आपको कि पहला पद उपसर्ग है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो अव्ययीभाव समास है। तो प्रति इसमें है, प्रति प्लस दिन, 2 पद मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन, ठीक। प्रत्येक दिन ये समास विग्रह है और प्रतिदिन क्या है? समस्त पद है। प्रतिदिन को समस्त पद कहेंगे और प्रत्येक दिन को समास विग्रह कहेंगे। फिर इसके बाद है आजीवन। क्या है? आजीवन। आजीवन में जो ये आ है ये उपसर्ग है, यानी कि पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। तो जीवन संज्ञा है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? जीवन भर। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल आप बताते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसमें जो यथा शब्द है वो क्या है? अव्यय है और शक्ति क्या है? ये संज्ञा है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह बच्चों हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। जैसे अगला दूसरा बताते हैं, यथासंभव। यथासंभव, तो इसमें जो पहला यथा है ये क्या है? यथा ये अव्यय है और संभव क्या है? संज्ञा है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा यथासंभव का? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, यथासंभव, ठीक। तो यथासंभव में यथा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। तो इसमें हाथों हाथ जो पहला जो है हाथों आया है ये अव्यय का काम कर रहा है। रातों रात यानी कि रात ही रात में। हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ, नहीं कहते हैं कि हाथों हाथ काम हो गया, मैंने हाथों हाथ काम करा लिया। तो हाथों हाथ अव्ययीभाव समास है। इसमें पहला जो पद है हाथों, ये अव्यय का काम कर रहा है, दूसरा जो हाथ है ये संज्ञा पद है। यानी कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, उप, अनु, आ, ये जो उपसर्ग बताए हैं ये होने चाहिए या कोई अव्यय पद होना चाहिए। अव्यय भी आपको पता है, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। तो जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। एक चीज़ बच्चों आपको और बता दें, जब एक ही जैसे पद हों और उनके बीच योजक चिन्ह लगा हो, जैसे हम कहें घर घर, घर घर में कौन समास है? यानी कि 2 पद एक ही जैसे हैं, घर और घर,
समास विग्रह तो और से होगा, घर और घर, यानी कि इसको द्वंद्व की समझ में आएगा कि इसमें द्वंद्व समास है, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर दोनों पद एक जैसे होने के कारण जो पहला पद होगा वो अव्यय का काम करेगा, यानी कि घर ही घर, घर घर का मतलब घर ही घर, समझ में आ रहा है। ठीक, गांव गांव, यानी कि गांव ही गांव, गांव गांव एक जैसे पद आ रहे हैं, तो पहला जो गांव पद है ये अव्यय का काम कर रहा है। तो एक जैसे जब पद आ जाएं, उनके बीच योजक चिन्ह भी लगा हो, तो वहाँ पर आपको अव्ययीभाव समास समझना चाहिए। घर घर, अपना अपना, फिर, गांव गांव, ये पद जो हो जाएंगे इनमें भी अव्ययीभाव समास होगा। चलिए बच्चों, अगला समास समझते हैं, कर्मधारय समास। ये जो एक्स्ट्रा मैं उदाहरण जो आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लें प्रायः। जैसे मैंने आपको बताया घर घर, एक समान जैसे पद दिखें, तो गांव गांव, फिर, अपना अपना, उसमें भी अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ एक जैसे पद हों, वहाँ पर पहला जो पद होता है वहाँ पर पहला पद अव्यय का काम करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बच्चों विशेषण विशेष होता है, विशेषण विशेषण बहुलम, संस्कृत में कहा जाता है विशेषण विशेषण बहुलम, जहाँ पर बच्चों विशेषण विशेष की बहुलता होती है। अब आप लोग विशेषण विशेष भी पढ़े हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। विशेषण वे पद होते हैं जो किसी की विशेषता बतलाते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे क्या कहते हैं, विशेष, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो जहाँ पर जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है या विशेषण विशेष की बहुलता होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इसकी परिभाषा को आपको ध्यान रखना है कि जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप देख सकते हो, नील गाय। अब इसमें पहला पद देखिए क्या है, नीला, नील मतलब नीला, और गाय क्या है, संज्ञा है। तो गाय कैसी है, नीली है, यानी कि यहाँ पर गाय की विशेषता बतलाई जा रही है। नीला विशेषण हो गया, गाय विशेष हो गई। तो यहाँ पर विशेषण विशेष होने के कारण यहाँ पे कर्मधारय समास होगा और इसका समास विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। समास विग्रह बच्चों क्या होगा, नीली है जो गाय। फिर अगला है महात्मा। अब इसका समास विग्रह है महान है जो आत्मा। इसमें महान जो पहला पद है ये आत्मा का विशेषण है, ये आत्मा की विशेषता बतला रहा है। आत्मा विशेष हो गया और महान विशेषण हो गया, तो ये दो पदों से मिलकर बन रहा है महान है जो आत्मा। तो इसमें ये विशेषण विशेष होने के कारण कर्मधारय समास होगा। अगला है महादेव। महान है जो देव, ये समास विग्रह हो गया। इसमें जो पहला पद है विशेषण है और दूसरा विशेष है, यानी कि देवताओं में जो महान है उसे क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं। महान है जो देव। ठीक है बच्चों, अब जैसे अगला एक और उदाहरण आपको बताते हैं, सतपुरुष या सज्जन। सतपुरुष, पुरुष कैसे हैं, अच्छे हैं, सत माने अच्छे। तो पहला पद जो अच्छा है ये विशेषण है, सत माने अच्छा, तो पहला पद विशेषण है और पुरुष क्या है, ये विशेष हो जाएगा। ठीक, सज्जन, जन कैसे हैं, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। तो सत पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, पद को अच्छे से देखना। अगर किसी भी शब्द में पूछा जाता है कि दिए हुए शब्द में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस पद में ये पद विशेषण विशेष तो नहीं है। चाहे पहला पद विशेषण हो चाहे दूसरा पद विशेषण हो, चाहे पहला पद विशेष हो या दूसरा पद विशेष हो। ठीक, पहला दूसरा हो सकता है, पहले विशेष आ सकता है बाद में विशेषण हो सकता है, या पहले विशेषण हो सकता है या बाद में विशेष हो सकता है, या दोनों पद भी बच्चों विशेषण हो सकते हैं। जैसे हम कहें लाल पीला, क्या कहें, लाल पीला। लाल पीला में कौन सा समास है, यहाँ पर भी बच्चों कर्मधारय समास होगा, क्योंकि दोनों पद लाल और पीला ये दोनों पद विशेषण हैं। दोनों पद विशेषण होने के कारण मैंने बताया जहाँ पर विशेषण विशेष की बहुलता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द्विगु समास। बच्चों द्विगु समास संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब गिनती, 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसा पद आपको दिखे जिसमें गिनती हो, पहले ही पद में गिनती हो। परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब गिनती, तथा उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बच्चों दूसरा पद, संज्ञा हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे तिराहा,
तिराहा माने 3 राहों का समूह। अब देखिए इसमें ती माने 3, ती माने 3, त्रि माने 3, त्रिफला यानी कि 3 फल। अब पहला पद गिनती दिख रही है, तिराहा, चौराहा, चतुर्भुज, ठीक है ना, त्रिकुटी, पंचकुटी, ये त्रिभुवन, यानी कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। बच्चों कुछ समास ऐसे भी होते हैं संख्यावाची होने के साथ साथ किसी अन्य पद को संबोधित करते हैं, तो उन पदों से सावधान रहना है, थोड़ा वहाँ पे समझना है। जैसे हम कहें त्रिनेत्र, क्या कहें, त्रिनेत्र। अब इसमें भी बच्चों त्रि यानी कि पहला पद संख्यावाची दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि द्विगु समास है, नहीं। त्रिनेत्र, अब सोचिए त्रिनेत्रधारी किसको कहा जाता है, भगवान शिव को। तो 3 हैं नेत्र जिसके, ये पद जो है ये बहुब्री समास में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुब्री समास में क्या होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है बच्चों। कुछ पद ऐसे होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनमें कई सारे समास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संख्यावाची होने के साथ साथ कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, बहुब्री समास कहेंगे। जैसे कहें तिरंगा। अब तिरंगा में आप सोचेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग कि पहला पद जो है संख्यावाची है, 3 रंगों का समूह, लेकिन 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात किसी देश का झंडा यानी कि भारत का झंडा होता है उसे तिरंगा कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर देश का तिरंगा माने झंडा होने के कारण वह जो है क्या किस में चला जाएगा, बहुब्री समास में चला जाएगा। जैसे कहें त्रिवेणी। अब त्रिवेणी में कहें कि द्विगु समास होगा, कदापि नहीं होगा, क्योंकि पहला पद संख्यावाची जरूर है, लेकिन त्रिवेणी किसे कहा जाता है, हाँ, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का जहाँ पे संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं, तो वहाँ पे बहुब्री समास यानी कि किसी तीसरे अन्य पद को संबोधित कर रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखें, नोट रखें कि संख्यावाची होने के साथ साथ किसी अन्य पद को, तीसरे पद को संबोधित करे, तीसरा अर्थ निकल कर आए, वहाँ पर बहुब्री समास होगा, ना कि द्विगु समास होगा। अगर अन्य पद प्रधान नहीं हो रहा है तो द्विगु समास होगा। जैसे तिराहा, चौराहा, त्रिकुटी, हाँ, त्रिफला, ठीक है ना। तो जहाँ पर संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, वहाँ पे द्विगु समास हो। अगर कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका बहुब्री समास हो जाएगा। अगला होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने देखा होगा घर में माता पिता हैं, जितना माँ का अधिकार है उतना पिताजी का अधिकार है। भाई बहन, जितना भाई का अधिकार होता है उतना बहन का अधिकार होता है। यानी कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ बच्चों कि इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और अधिकतर पहला पद दूसरे का अपोजिट होता है, विलोम होता है। अगर पहला पद दूसरे का विलोम हो, उल्टा हो, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे राम श्याम, भाई का अपोजिट क्या होता है, बहन होता है। राजा का अपोजिट, या आपसे कहें माता का अपोजिट पिता, तो माता पिता, भाई बहन। सुख का अपोजिट विलोम क्या होता है, दुख होता है, यानी कि सुख दुख, पाप पुण्य, ठीक। ये सारे जो हैं इनमें जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, ठीक। और इसको पहचानने का तरीका बच्चों क्या बताया, पहला पद दूसरे का विलोम होगा, पहला पद दूसरे का क्या होगा, विलोम होगा, उल्टा होगा। सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ठीक, माता पिता, भाई बहन, ये। और उनके बीच पहचानने का तरीका एक और है, योजक चिन्ह भी लगा होगा। ये योजक चिन्ह आप देख रहे हो, ये बीच में, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक। कभी कभी नहीं भी लगा होता है, ठीक। तो आप ये देख लीजिए कि पहला पद दूसरे का विलोम है कि नहीं है। अगर पहला पद दूसरे का विलोम है तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों बहुब्री समास पढ़ लेते हैं। वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद का मतलब है यहाँ पे तीसरा पद, यानी कि अन्य पद, जो 2 पद दिए हैं उनको छोड़ करके यहाँ पर कोई दूसरा पद का मतलब है प्रधान हो कोई तीसरा अन्य पद, ठीक। उन दोनों, इसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, जो 2 पद दिए हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद, दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे बहुब्री समास होगा। जैसे दशानन। अब यहाँ पे दशानन में 10 संख्यावाची देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे द्विगु समास होगा, लेकिन नहीं, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन किसे कहा जाता था, रावण को कहा जाता था। इसलिए तीसरे पद को संबोधित, तीसरा अर्थ निकल कर यहाँ पर आ गया, किसी तीसरा पद प्रधान हो गया, इसलिए तीसरा पद क्या है, रावण,
ठीक है, रावण को दशानन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे नीला और कंठ विशेषण विशेष दिख रहा है, कर्मधारय होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नीलकंठ में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बच्चों समय ओवर हो रहा है, इसलिए आप लोगों को सीधे अभ्यास कार्य पे आते हैं। तत्पुरुष समास पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तत्पुरुष समास जो है ये कारक चिन्हों पर होता है, और कारक चिन्ह आपको पता है हिंदी में 8 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा है समास, इस पर पर्टिकुलर अकेला वीडियो बनेगा और इस पर विस्तृत पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभ्यास कार्य थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों है, समास किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जहाँ पर दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों से दूसरा प्रश्न मैं कर रहा हूँ, उपवन में कौन सा समास है, विचार करिए, बताइए उपवन में कौन सा समास है। हाँ बिल्कुल सही, उप जो है उपसर्ग है, इसलिए मैंने बताया था जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, अव्ययीभाव समास होगा, बिल्कुल सही। अच्छा सीमा आप बताइए, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है। विशेषण विशेषण बहुल, यानी कि जहाँ पर विशेषण विशेष की बहुलता होती है, अधिकता होती है। जैसे उदाहरण एक बताओ। महात्मा, बिल्कुल सही, महात्मा, महान है जो आत्मा, पहला पद विशेषण है, ठीक बिल्कुल। हाँ नीचे दिया भी, चौथा प्रश्न यही दिया, महात्मा शब्द में कौन समास है। तो महात्मा शब्द में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार कई बार देखेंगे, और जहाँ पर आपको समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और ये जो प्रश्न है इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।